बहुत ही अलग अलग सीटों की वैकेंसियां हैं, अलग अलग पदों की भर्तियां हैं, अलग अलग पदों की रिक्तियां हैं, जो कि 17 फरवरी से जारी हो चुकी हैं। इसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया आप सभी को इस वीडियो में समझाई जाएगी। स्वागत है आप सभी का आर्य भास्कर चैनल पे, और हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन के अंतर्गत जो संविदा के पदों की विभिन्न रिक्तियां आई हुई हैं, उन पे हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे किन पदों पे रिक्तियां निकल करके आई हैं, आवेदन कैसे करना है, आवेदन के अंतर्गत क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, आयु सीमा क्या है, शुल्क आवेदन के लिए कितना लिया जा रहा है, अंतिम तिथि क्या है, आयु सीमा में अगर छूट है तो कितनी छूट दी जा रही है, और भर्ती के आधार के अंतर्गत अगर परीक्षा हो रही है तो उसमें पाठ्यक्रम क्या होगा, कितने समयावधि का पेपर होगा, ये सारा कुछ जो भी है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और बहुत ही अच्छी भर्ती के बारे में आप जो जानकारी ढूंढ रहे हो वो खो दोगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया आपको कि ये जो भर्ती है संविदा पे आधारित है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो भी राजस्थान के उनको पता है, इसके पहले आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की भर्ती जो है हो चुकी है, संविदा पे थी, और आर्य भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा आर्य भास्कर ऐप पे आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की पूरी कोर्स प्रिपरेशन यहाँ पे कराया गया था, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में आर्य भास्कर इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट जो है उस भर्ती में सेलेक्ट हुए थे। तो उसी के तर्ज पे अगर देखा जाए तो इस भर्ती को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 1/2026। राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन के अंतर्गत यूनानी चिकित्सक, योगा प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट आयुर्वेद और आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती। यानी कि इस संविदा के भर्ती पदों के भर्ती में अलग अलग पदों पे रिक्तियां आई हुई हैं। अगर देखा जाए यूनानी चिकित्सक की, योगा प्रोफेशनल्स की, फार्मासिस्ट आयुर्वेद, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतने पदों की रिक्तियां हैं। इतना है कि विभिन्न पदों की भर्ती है, और ये जो भर्ती है उसमें आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। अगर रिक्तियों की बात करें, किन पदों की कितनी रिक्तियां हैं, तो यहाँ पे एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज रिक्तियां जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर देखा जाए तो 7 पद हैं, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बीएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर बीएमएस एमडी, यूनानी डॉक्टर बीयूएमएस, योगा प्रोफेशनल बीएनवाईएस, और नर्स कंपाउंडर, फार्मासिस्ट जिसमें बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद से, या डीएनपी या बी फार्मा आयुर्वेद से। इतने कैंडिडेट जो हैं, ये जो सेक्शन है, 5वां जो पोस्ट है उसके लिए नर्स कंपाउंडर की पोस्ट है, जिसके लिए बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद और बी फार्मा आयुर्वेद और डी फार्मा यानी कि डीएएनपी जो राजस्थान में जो कोर्स हो रहा है जिन्होंने किया हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 7 पद हैं, और सभी के अलग अलग रिक्तियां कैटेगरी वाइज दी गई यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हम मेन बात कर रहे हैं किसके लिए, नर्स कंपाउंडर और फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स में टोटल पोस्ट 126 है। इसी को कैटेगरी वाइज बांट करके यहाँ पे अगर देखें तो 37, 14, 3 यहाँ पे डीबी के अंतर्गत हुआ है, डीबी 3 और डब्ल्यूडी 14 और जनरल 37, इस तरह से कैटेगरी बनी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अगर देखा जाए तो उसमें जनरल जो है 73 है, और फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए तो जनरल 21, डब्ल्यूडी 8 और डीबी 2 है।
उसी तरह से आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS के लिए देखा जाए तो फीमेल्स के लिए है और जनरल के लिए 35, और जनरल फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए तो 10, WD 4 और DB एक भी सीट नहीं यहाँ पे है। उसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए देखा जाए तो जनरल 56 और फीमेल्स में देखा जाए तो जनरल 16, WD 6 और DB 1 है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति ST के लिए देखा जाए तो जनरल 42 और उस तरह से देखा जाए तो जनरल 12, 4, 1, WD 1 और DB 17। इसी तरह आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज किस तरह से जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है वो निकल करके आई हुई है। और आपको बता दें कि इसमें 36 आरक्षण भी सभी सीटों के अनुसार मान्य है, रखा गया है। और जो को पहले से कुछ जानकारी मिल चुकी है, कुछ जानकारी का अभाव है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जानकारी नहीं है। अगर आप डाउटफुल हो तो ये वीडियो पूरा आपके डाउट को कवर करने वाला है। देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई-मित्र, कियोस्क, जन सुविधा केंद्र अथवा व्यक्तिगत माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। जो विस्तृत विज्ञापन है, जो विज्ञप्ति है 17 फरवरी को जो जारी की गई है, वो विज्ञप्ति आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ क्लिक करेंगे या विज्ञप्ति के डाउनलोड करने की लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पहुँचोगे। वहाँ पे आपको पूरा जो विज्ञप्ति है या एडवर्टाइजमेंट है, आपको पूरा नोटिफिकेशन भर्ती का है वहाँ पे मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, पूरा डिटेल में पढ़िए और जब संतुष्ट हो जाइए तब जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट किस पे amovacancy.rauonline.in से लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी श्रेणी अनरिजर्व, UR अथवा रिजर्व, EWS, OWC, NC, MBC, NC, SC, ST और SAH श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अतः अभ्यर्थी अपनी श्रेणी का चयन सावधानी पूर्वक, मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आरक्षण के अनुसार अगर आप एग्जाम भी दे लेते हो तब भी आरक्षण के अनुसार मेरिट जो बनेगी उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जैसे ही आप फॉर्म भरते हो तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता है, अपना ईमेल आईडी डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो पता चलेगा। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। 1500 रुपये फीस है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया आदि जाति के आवेदक हेतु 1000 रुपये निर्धारित शुल्क है। और जितने भी दिव्यांग हैं, समस्त जो भी हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 1000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बात समझ में आ रही है? तो फीस की बात हमने कर ली। अब सामान्य निर्देश क्या है? आवेदकों को उक्त संविदा के पदों पर शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इस भर्ती के लिए जो भी आवेदन कर रहे हैं, तो जो भी मानक योग्यताएं मांगी गई हैं, तो अंतिम तिथि से पहले आपका पूरा जो है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो जाना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, आवेदकों को उपरोक्त वर्णित योग्यता अनुसार बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान एवं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन का चयन निरस्त किया जाएगा। जो भी आवेदक हैं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो फॉर्म न भरें। अगर लास्ट डेट तक अगर हो जाएगा तो आप डाल सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रता संबंधी सेक्शन में वांछित दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है।
अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े, ब्लैंक एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करने हैं तो पूरा स्कैन कॉपी, ओरिजिनल का स्कैन जो कॉपी है वो आप अपलोड इस पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो भर्ती आई हुई है संविदा के पदों पर वो 500 से अधिक सीटों की भर्ती है। तो उसके लिए आयुर्भास्कर ऐप पर एक विस्तृत कोर्स है जो कि बहुत ही जेन्युइन फीस में लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इनरोल कर भी चुके हैं और सीटें निर्धारित हैं, सीटें सीमित हैं। तो अगर आप भी इस भर्ती में एक सीट पक्का करना चाहते हो, इस नौकरी में एक सीट अपने लिए निर्धारित करना चाहते हो, अच्छी तैयारी करके अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो, तो अभी प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कीजिए और कोर्स पेज पे क्लिक करके आप कोर्स का आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। इस तरह का बैनर है इस कोर्स का। आप उसको इंस्टॉल करके जब कोर्स पेज पे विजिट करोगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा। इसकी फ़ीस हमने पर ईयर के हिसाब से 1500 रुपये निर्धारित की हुई है। आप वहाँ से ऐप से ही फीस पेड करके पूरे कोर्स में जो भी स्टडी मटेरियल है उससे लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट टॉपिक वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज, सभी सब्जेक्ट के, आयुर्वेद के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स PDF मिल जाएगा। आपके मॉक टेस्ट जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर आधारित ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी। तो लेट मत कीजिए, क्योंकि अगर ये अवसर छूट गया तो फिर आप पीछे चले जाओगे। तो जल्दी से जल्दी आयुर्भास्कर ऐप से ये कोर्स जो है आप इनरोल कर लीजिए। जो एप्पल यूजर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान है। आप गूगल में जा कर के आयुर्भास्कर सर्च कीजिए, हमारा होम पेज आएगा, वहाँ से आप ऐप पे लॉगिन कर लीजिए और वेब के माध्यम से भी आप कोर्सेज ज्वाइन करके वहाँ से ही अपने PC में, अपने फ़ोन में कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये सारे कोर्स जो हैं, जितने भी इसमें स्टडी मटेरियल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रिंट आउट करा करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं उच्चतम आयु सीमा की। आयु सीमा इसमें क्या है, तो जितने भी महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग की महिला हैं, तो उनके लिए 5 वर्ष की आयु सीमा छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, 12 जिले के शहरिया आदिम जाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के अस्थायी निवासी हैं, उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, 12 जिले के शहरिया आदिम जाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के अस्थायी निवासी हैं उसके मामले में उन्हें 10 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी जाएगी। तो ध्यान में रखना है आपको, पुरुष को अभी यहाँ पे बताया गया 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और वहीं महिला अभ्यर्थी हैं अगर वो रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। ध्यान में रखना है आपको। इसके अतिरिक्त राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दे होगी, परंतु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। तो 50 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक की ही सीमा यहाँ पे लागू होगी। उससे ऊपर अगर होते हैं तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विधवाओं और विवाह विच्छिन्न मतलब कि जिन्होंने शादी कर ली है और शादी खत्म हो गई है, उनकी तलाक हो गया है, तो उन महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उनकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पंजीयन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि कब तक की है? यदि आवेदक द्वारा एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र, कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSC, नेट बैंकिंग, ATM
कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 17/2/2026 से लेकर के 10/3/2026 को रात्रि 23:59 यानी कि 12 बजे से पहले आपको जमा करना है। यानी कि अंतिम तिथि जो है 10 मार्च है आवेदन करने की। आवेदन शुरू हो चुका है 17 फरवरी से और अंतिम तिथि है 10 मार्च। 10 मार्च तक आप आवेदन भर दीजिए और फीस वगैरह जो है जमा कर दीजिए। कोई मिस्टेक अगर हो जाता है तो वो फिर से आवेदन की अंतिम तिथि के बाद से 3 दिन के लिए आपको मौका दिया जाएगा। आप जो भी मिस्टेक है उनको आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा का आयोजन क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा कैसे होगी? सीबीटी और टीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या टैबलेट बेस्ड टेस्ट जो है निर्धारित किया जा सकता है। ओएमआर सीट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भी जैसी भर्ती परीक्षा होगी और जिस दिनांक को होगी उसकी सूचना जो है वेबसाइट पे आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आगे अगर देखें तो प्रवेश पत्र कैसे मिलेंगे, तो जिन भर्तियों में आपने देखा होगा कि जितने भी भर्ती परीक्षाओं में आपने आवेदन किया होगा तो आपको आपके ईमेल पे या वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हो या कई मामलों में डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि डाक से कोई भी एडमिट कार्ड आपके पास नहीं आएगा। वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना एसएमएस एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी और जो भी प्रवेश पत्र है आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर उसके लिए जो एडवाइजरी दी गई है उसको ध्यान में रख करके ही आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना है आपको। उसके लिए निर्देश क्या है? फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। अब मान लीजिए आप 1500 रुपये दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो फॉर्म भरने के लिए और आपने फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से नहीं लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। फोटो कैसा चाहिए? आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 50 KB एवं हस्ताक्षर 20 KB अधिकतम अपलोड किया जाना आवश्यक है। यानी कि सिग्नेचर आपका 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 KB तक होना चाहिए और फोटो आपका 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि नवीनतम फोटो साफ हो और पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो, धुंधली अथवा अंधकारमय नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद हो और हल्के रंग की होनी चाहिए, यानी कि किसी भी कलर का आप कर दें ऐसा नहीं है। फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है आपको कि चेहरा आपका ना तो कपड़े से ढका हो ना तो बाल से ढका हो, चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ऐसा आपको फोटो अपलोड करना है। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आप चश्मा पहन करके फोटो खिंचा रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर चश्मा पहने भी हैं तो वो काला और धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। सिंपल वाइट ग्लासेस, सनग्लास, वाइट ग्लास का जो चश्मा है वो चल सकता है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, आपने फोटो समझ लिया। सिग्नेचर के लिए भी सेम चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम चीज़ हमने बताया आपको। NAM वैकेंसी जो आई हुई है नर्स और फार्मासिस्ट की, उसकी फुल प्रिपरेशन के लिए कोर्स जो है आर्य भास्कर ऐप पे मिल रहा है। कोर्स फीस 1500 रुपये है, जो कि बहुत ही जेन्युइन है। यदि आर्य भास्कर ऐप से कोर्स ले सकते हो। सिग्नेचर के लिए भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आवेदक एक सफ़ेद कागज पे 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से सिग्नेचर करेंगे और वो सिग्नेचर ही अपलोड होगा। हस्ताक्षर का आकार अधिकतम 20 KB तक होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए, उससे कम चल सकता है। परीक्षा टिप्पणी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने देखा होगा कि एग्ज़ाम जब भी होता है, जो भी वैकेंसी वगैरह आती है, उसमें जब कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, तो लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं, बस पे चढ़ जाते हैं, ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, कहीं भी किसी तरह से जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसके लिए भी विशेष एडवाइजरी है, वो भी आप समझ लीजिए।
परीक्षा देने के लिए आते समय अभ्यर्थी रेल बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान में रखें कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाजी, आगजनी, महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप आदर्श अभ्यर्थी हैं तो इस चीज़ का पालन करेंगे, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी आदर्श हैं, शिक्षित हैं, आप नौकरी लेने जा रहे हो और किसी भी गलत तरीके से आप नहीं जा रहे हो तो आप अच्छे अभ्यर्थी के अंतर्गत आते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष परिसर में मोबाइल फ़ोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको पहले से पता है। जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है वहाँ मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आप एडवाइजरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं साफ है, क्लियर कट है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि परीक्षा का आधार क्या है। जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंतर्गत परीक्षा होनी है, ये सभी को पता है, लेकिन क्या आधार है, परीक्षा का आधार क्या है। आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक, योगा प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट, आयुर्वेद नर्स, कंपाउंडर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, ये सभी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, जिसमें प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, वह सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। परीक्षा का समय कितना होगा, 2 घंटे का, और प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, तो 100 प्रश्न है तो टोटल पेपर आपका हो गया 300 नंबर का। गलत जवाब दिए जाने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/3 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर निगेटिव मार्किंग है इसमें ध्यान में रखना है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% अर्जित करना आवश्यक है। किसी भी कैटेगरी से हैं आप, पास होने के लिए आपको मतलब मेरिट लिस्ट में जाने के लिए 40% से ऊपर ही मार्क लाना होगा आपको, तथा अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन एवं 12 जिले के शहरिया आदिम जाति प्रवर्ग के लिए 5% का शीतलन प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 35% मिनिमम मांग रहा है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 40% मार्क लाना ही होगा लिखित परीक्षा में। अभ्यर्थी के परीक्षा में समान अंक अर्जित करने पर शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सेम परसेंटेज है, तो उस स्थिति में उनका जो क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज में जो इसका ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा, और जिनका कम होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट के जो डिटेल सिलेबस हैं और उनमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। तो आपके DNP से पूरा DNP का ही सिलेबस है आपका एग्जाम के लिए, जिससे 270 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट से आएंगे। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे 90 प्रश्न आएंगे, और बाकी 30 नंबर का यानी कि कंप्यूटर, बस 10 प्रश्न जो हैं आपके कंप्यूटर से होंगे। तो अगर कंप्यूटर आप जेन्युइन भी जानते होंगे, जनरल भी कंप्यूटर जानते होंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेन फोकस किस पे करना है, आपके आयुर्वेद के सब्जेक्ट पे। ठीक है, मेन फोकस करना है। अगर पूरी तरह से आप अच्छी तरीके से आयुर्वेद पढ़ लेते हो तो आपके जो 90 क्वेश्चन हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आप बढ़िया बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, इस परीक्षा में आपको 5 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन MCQ में दिए जाएंगे, MCQ में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कौन कौन से, A, B, C, D और E। करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अगर आप ऑफलाइन एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसमें सर्कल किया होता है सभी ऑप्शन पे, आप उसको काला करते हो। अब सपोज दैट आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है और आप उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हो, तो स्किप का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ोगे तो नंबर कटेंगे आपके। इसलिए आप क्या करना है, अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आप नहीं पता या अन्य ऑप्शन E वाला जो लास्ट वाला है उसको आपको काला करना होगा, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इस भर्ती के अंतर्गत जितने भी डाउट्स थे
हमने उस डाउट को ख़त्म करने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। उनके लिए, उनके समाधान के लिए, उनके डाउट के समाधान के लिए ही ये वीडियो आप सभी तक दी गई है, आप सभी को दी गई है। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप वीडियो के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, जिसमें जो भी डाउट्स होंगे उनको कमेंट्स में ही, अगर आवश्यक हुआ तो कमेंट्स में उसका रिप्लाई दे करके ही उसका निस्तारण किया जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक अलग से वीडियो दे करके आपको अच्छे से चीज़ें समझा दी जाएंगी। जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, तब जिन भी कैंडिडेट को इसकी जानकारी नहीं है वहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को अपने क्लासमेट्स तक पहुँचाइए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये जानकारी मिले और इस भर्ती में कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कर सकें और उनको इस भर्ती में लाभ मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।